देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर बाद कमांडर्स को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। केवड़िया में ही ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है। 3 दिन का एक कार्यक्रम, जिसका तीसरा और आखिरी दिन आज है। कॉन्फ्रेंस में पहली बार ऐसा हो रहा है जब जेसीओ और जवान को भी शामिल किया गया है। और अब सैन्य अधिकारियों को सीधे सीधे संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्र में आखिर क्या कुछ कहने वाले हैं, क्या कुछ बोलने वाले हैं, और क्या इस संबोधन के जरिए चीन और पाकिस्तान को भी सीधा संदेश प्रधानमंत्री के जरिए दिया जाएगा, इस पर निगाहें देश भर की टिकी हुई हैं। संयुक्त कमांडर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। अब सुबह 9 बजे के आसपास पहुंचे और अब से थोड़ी ही देर बाद जब संबोधन होगा वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे, आपको सुनवाएंगे। आपको जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलना शुरू करेंगे वो भी सुनवाएंगे। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब कल पहुंचे तो उन्होंने अधिकारियों से सीधे सीधे बात की, सेना का हौसला बढ़ाते हुए भी नजर आए। पिछले दिनों जो गतिरोध की स्थिति एलएसी पर बनी हुई थी, उसमें पूर्वी लद्दाख में जिस तरीके से भारतीय सेना ने अपना लोहा मनवाया, उसकी तारीफ भी रक्षा मंत्री के जरिए की गई। ऐसे में कमांडर्स को आज मोदी मंत्र क्या मिलने वाला है, इस पर निगाहें होंगी। पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। एयरफोर्स किस तरीके से आसमान में ताकत दिखाती है और कैसे दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए हम तैयार रहते हैं, इसको लेकर भी आज बात होगी। जल, थल, नभ तीनों ही तरह से सेना पूरी तरह से मजबूत भी है। रक्षा मंत्री के जरिए, तीनों सेना अध्यक्षों के जरिए, सीडीएस के जरिए और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के जरिए बार बार न सिर्फ हौसला बढ़ाया गया है, बल्कि चीन और पाकिस्तान को ये संदेश भी दिया गया है कि अगर हमारी तरफ आंखें टेढ़ी करने की कोशिश की, टेढ़ी नजर से देखा, तो फिर हम हर तरीके से जवाब देने का मादा भी रखते हैं और हम हर तरीके से सक्षम भी हैं। आज चीन और पाकिस्तान की निगाहें भी इसी कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई हैं। कमांडर कॉन्फ्रेंस में पहली बार ऐसा हुआ है जब जेसीओ और जवानों को भी शामिल किया गया है। 3 दिन तक चलने वाली ये कमांडर कॉन्फ्रेंस, तीसरा और आखिरी दिन आज। थल सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों ही अपने आप को भविष्य में क्या कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, कैसे और किस तरीके की चुनौतियां हो सकती हैं, उनसे निपटा कैसे जाए, उनकी तैयारी क्या कुछ होनी चाहिए, कैसे पूरा दमखम लगा देना है, इन सभी मुद्दों को लेकर आज सेना का हौसला एक बार फिर से प्रधानमंत्री बढ़ाने वाले हैं। भविष्य को लेकर बात भी होगी। कमांडर कॉन्फ्रेंस में इन्हीं तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा और ताकत जो दिखाई जाएगी, एक बार फिर से दुश्मन देशों की निगाहें इस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हैं। कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशनल मसलों के साथ साथ सेना के आधुनिकीकरण और वेलफेयर के मुद्दे भी शामिल होंगे और लगातार मोदी सरकार की कोशिश रही है सेना की ताकत को बढ़ाया जाए, आधुनिकीकरण की तरफ और अग्रसर हों, आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी हम हर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। सेना के लिहाज से आत्मनिर्भर हमें कैसे होना है, ये प्रधानमंत्री बार बार अपने संबोधन में जिक्र कर चुके हैं, सेना का हौसला बढ़ाते हुए। ऐसे में एलएसी जहां पर पिछले करीब 9 महीने से गतिरोध की स्थिति थी, लेकिन पिछले दिनों डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया भी पूरी हुई है। चीन को घुटने टेकने भी पड़े हैं। पाकिस्तान जहां एलओसी पर बार बार सीजफायर का उल्लंघन किया जाता है, लेकिन भारतीय सेना मुंहतोड़ तरीके से जवाब भी देती है। और अब कैसे दुश्मन के छक्के छुड़ाने हैं, कैसे पीछे खदेड़ना है, ये हम इस तरह की घटनाओं में बार बार देखते भी हैं। ऐसे में चीन और पाकिस्तान की निगाहें इस कॉन्फ्रेंस पे टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पहुंचने वाले हैं, लेकिन क्या खास आज बोल सकते हैं, क्या खास संदेश आज दे सकते हैं, इसी को लेकर चर्चा हम करेंगे। जब प्रधानमंत्री बोलना शुरू करेंगे वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन इस बीच मेजर जनरल जीजी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड जनरल हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर अपनी राय रखेंगे। साथ ही मेरे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर जुड़ गए हैं, रिटायर्ड कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान हमारे साथ हैं और डॉक्टर के साथ साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर आपसे ही। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, न सिर्फ देश सुनेगा बल्कि दुनिया की भी निगाहें रहेंगी और खासतौर से चीन और पाकिस्तान की। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो इन दिनों में पिछले दो साल में जो बदलाव आया है इंटरनेशनल पॉलिटिकल सीन में, खासकर साउथ ईस्ट और साउथ एशिया को लेकर, सारी दुनिया की नजरें हैं इस पर और इंडिया की लीडरशिप को देखते हुए नजरें हैं।
जो चाइना के साथ में जो साउथ चाइना सी में चल रहा है और लद्दाख में चल रहा है, उसका जो पूरा नतीजा निकला है, किस तरीके से रेप्रोचमा हुआ है आफ्टर इंडक्शन ऑफ चाइनीज फोर्सेस, किस तरह के जब पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर दोनों ने डिसाइड किया है कि भारत के साथ अब संधि वार्तालाप की बात होगी, रेप्रोचमा की बात होगी, इस सब को लेकर सारे चकित है और हैरान है। और इस बात को लेकर यही बात जो अब सारी की सारी आज कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बताई जाएगी सीनियर कमांडर्स को, कि किस तरीके से डी एस्केलेशन एलओसी एलएसी के ऊपर कर रहे हैं, किस तरीके से शांति वार्तालाप की बात होगी, भारत अपने मान सम्मान रखता हुआ किस तरीके से आगे कदम बढ़ा रहा है। लोगों को कईयों को शक था कि हम अपने बैकफुट पे आ गए हैं और हार मानने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हालांकि हो सकता है कि इन नीतियों में थोड़ा सा जोर लगता हो, पर एक बात बता दूं, ये जो कमांडर ने जो मेन को सोल्जर्स और एयरमैन और सेलर्स को इंक्लूड किया है लास्ट दिन में, ये बहुत सारी जो है मिसकंसेप्शन दूर कर दी हैं। लोग ये सोच रहे थे कि ये लोग कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे और बोलेंगे, नहीं, इनका अलग से एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस में इनकी मीटिंग है, जैसे कि दरबार होता है, और उनसे बात करेंगे, अपने मोटिवेशनल टॉक करेंगे, उनको ह्यूमन वैल्यू सिस्टम की बात करेंगे, और ये बहुत अच्छा संदेश है हमारे जवानों के लिए। उनका हौसला अफजाई होगी और उनका वो पता चलेगा कि हमको भी इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, जो वॉर की जो प्लानिंग वगैरह में वो नहीं भाग लेते, पर ये तो बेसिक अपने रेजिमेंट्स में और स्क्वाड्रन्स में इनको पूरा चांस दिया जाता है, अपने पॉइंट पुट अप करते हैं, कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कमांड्स में जाते हैं उनके पॉइंट्स, और उनसे बात की जाती है, दरबार होते हैं, और कई तरीके से इंटरमिंगल हो और गया। प्रधानमंत्री तो अपने इसी व्यवहार के लिए जाने भी जाते हैं, वक्त वक्त पर सेना के बीच पहुंचते भी हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनके साथ त्योहार मनाते हैं। और भूषण दीवान सर, अगर गलवान घाटी में जो हिंसा हुई उसके बाद सेना के बीच में पहुंचना, दुश्मन देश को सीधे सीधे ललकारना और सेना का हौसला बढ़ाना, ये उस वक्त की जरूरत थी, लेकिन आज जब अपनी सेना के अधिकारियों के बीच पहुंचेंगे तो शाबाशी दी जाएगी, ये रिवॉर्ड होगा सेना के नाम। रचना जी, इसमें कोई शक नहीं है, भारतीय फौजी, फिर से बोल रहा हूं, भारतीय फौजी दुनिया का सबसे अव्वल दर्जे का फौजी है। गलवान ने बताया, कारगिल ने बताया। अब सवाल ये आता है जो आपने बोला, और प्राइम मिनिस्टर हमारे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, इनोवेशन हमेशा करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने लंका पे चढ़ाई की, तो गिलहरी को भी पता था क्या अलाइनमेंट थी, कि मैं पत्थर उठा के जा रही हूँ ताकि पुल बने और श्री राम पापी रावण को खत्म करें। तो अलाइनमेंट जरूरी है, और ये बुला रहे हैं पीबीओआर को। पीबीओआर माने जेसीओस को, पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक, आपको टर्म पता होगा, तो जेसीओस भी आते हैं, एनसीओस भी आते हैं। पॉइंट ये है, मैं इसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। क्या, देखिए, अगर आपने हमारी फौज टॉप में बनने को 8-10 साल लग जाएंगे, वी हैव टू फेस द फैक्ट्स। क्यों? आर्मामेंट भी चाहिए, और वो हम खुद खरीद के हम लड़ नहीं सकते, खुद बनाना पड़ेगा। अभी 70,000 करोड़ लोकल प्रोक्योरमेंट के लिए ये मार्क किया है। हमने इंडिजिनस करना है, हमने स्पेस वॉर पे फोकस करना है, फिर साइबर वॉर पे फोकस करना है। ये वॉर का मैनेजमेंट का सिस्टम बदल रहा है। टेक्नोलॉजी क्या बदल रही है? टेक्नोलॉजी में आप देख लीजिए, एआई से सब काम चलने वाला है। और सामरिक दृष्टि से क्या बदल रहा है? नेटो वेटो पुरानी बातें हो गई, रशिया खत्म हो चुका है। सारा वर्ल्ड का फोकस अभी चाइना के ऊपर होगा, इंडो पैसिफिक ओशन में होगा। ठीक है, इसके लिए इंडियन आर्म फोर्सेस की बड़ी अहम रोल है। इस रोल के लिए हमने अपनी फौजों को चुस्त दुरुस्त करना है। अब पॉइंट ये आता है, खाली एक ही पॉइंट, मुझे मौका दें रचना जी। क्या हम एज ऑफिसर्स इन द यूनिफॉर्म कई चीजें हमारे जवानों की सॉर्ट आउट नहीं कर सके? मैं कहता हूं, बड़ा खुश हूं इस बात से मैं, कि खुद जवान प्राइम मिनिस्टर साहब को बोलेंगे। क्या आपको पता है 20 साल पहले, 30 साल पहले कमांडिंग ऑफिसर अगर चिट्ठी लिख के दे एक जवान को, देखो भाई आप कलेक्टर के नाम पे, कि देखो भाई ये तंग हो रहा है जमीन के बारे में, इसके बारे में, फट से कलेक्टर एक्शन लेता है। मैडम, आज की डेट में ऐसा नहीं है, दरकिनार कर दिया जाता है फौजी की कमांडिंग ऑफिसर की चिट्ठी को। बड़ा डिमोरलाइज हो जाता है फौजी। बताए प्राइम मिनिस्टर को, नंबर 1। नंबर 2, रचना जी, मैंने आपसे शुरू में क्या कहा, सबसे अव्वल फौजी हमारा कौन है? भारतीय। -40 में चल रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, भाग रहा है, और वो चाइनीज रो रहे हैं बेचारे। ठीक है, तो ये बड़ा, इसको असेट को लूज ना करें। अभी आप बताएं मैडम, ओआरओपी के हिसाब से
1973 की लड़ाई में कोई कंट्री नया कानून, नया देश नहीं बना सकी जो। और चूंकि आपने भूषण सर, चूंकि आपने चाइनीज सैनिकों के रोने की बात कही तो मुझे वो वीडियो याद आ गया जब भारत और चाइना के बीच में बातचीत होनी थी और उससे ठीक पहले वीडियो जारी करके और चीन ने कबूला था कि हाँ गलवान घाटी में उसका भी नुकसान हुआ था। हालांकि वो बात अलग है कि सिर्फ 4 सैनिकों की उसने बात कबूली थी। बात कहने दें, 2 पॉइंट छोटे से। सर और भी लोग हैं, दोबारा आपके पास आऊंगी तो आप बोलिएगा। जी द्विवेदी सर, ठीक है आप मैडम पेंशन पॉइंट कनेक्टेड में है। हाँ। देखिए हमारा फौजी 19 साल की उम्र में आता है, 15 साल काम करे, 34 साल की उम्र में चला जाता है और उससे बच्चे का, घर का, दुनिया भर का खर्चा होता है। हाँ। आप स्टैटिस्टिक्स देखें, 50-55 साल ज्यादा उम्र फौजी जवान जीता नहीं है, मर जाता बेचारा मृत्यु लोग से। क्यों? टेंशन है उसको। हाँ। अरे भाई लेटरल एम्प्लॉयमेंट करिए, CISF में करिए, IPS में करिए, पुलिस फोर्स में करिए। इतना कॉम्पिटेंट मैन पावर लूज हो रहा है, वो नहीं कर रहे। और पेंशन 70% दी जाती थी ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन, कभी 71 में। क्यों? ताकि अपना घर बार देख सके। अब आपने 50% कर दी। तो ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है। ये मोदी साहब को खूब डायरेक्ट बताएंगे। ऑफिसर्स बताते हैं तो सोचते हैं ऑफिसर्स और IAS वर्सेस आर्मी ऑफिसर्स की लड़ाई है, ऐसा नहीं है। लेकिन कई ऐसे फैसले भी हैं जो इतिहास रहे हैं, जो कि मोदी सरकार, मोदी कार्यकाल में लिए गए हैं। जी द्विवेदी सर, जो पिछले दिनों वीडियो सामने आया था चीन की तरफ से ही उसे जारी किया गया, जिसमें चीनी सैनिक रोते हुए नजर आए, उनके खून बह रहा था या फिर उन्हें खदेड़ा जा रहा था या कैसे घुटने टेक दिए थे, वो हमने देखा। और ये पहली बार था जब चीन ने कबूल किया कि हाँ गलवान घाटी में नुकसान हुआ है। वो बात अलग है कि संख्या उसने महज 4 बताई। अब ऐसे में आज की इस कॉन्फ्रेंस पर निगाहें होंगी, क्योंकि चीन अगर बैकफुट पर है तो ये बड़े संकेत हैं। देखो रचना जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्फ्रेंस होती हैं ये बहुत अहम होती हैं। इनमें छोटे मोटे मुद्दे नहीं डिस्कस होते, इसमें जो मुद्दे डिस्कस होते हैं वो बहुत ऊंचे लेवल पर होते हैं। और मैं खुद इन कॉन्फ्रेंस में काफी हिस्सा लिया है। मेरा अपना बहुत अनुभव है चीन के ऊपर, सियाचिन और ये गलवान के ऊपर। अभी इसमें आपको जो कॉन्फ्रेंस होती है इसमें 3-4 चीजें बहुत अहम होती हैं। सबसे पहले हमारी प्लानिंग क्या है, हमारी तैयारी कैसे है, विश्व में क्या हो रहा है, उस अब क्या हम तैयार हैं या नहीं तैयार हैं। दूसरा जो अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो अपना एम जो है, उनका लक्ष्य है, उसके सामने रखते हैं, विजन देते हैं। ताकि फौजी विजन और पॉलिटिकल विजन बिल्कुल एक सर हो, ये बहुत आवश्यक होता है। और तीसरा जो बहुत अहम होता है कि एक संदेश दिया जाता है दुनिया को, अपने दोस्तों को, अपने दुश्मनों को, कि हम इस प्रकार जो फ्यूचर चैलेंजेस है उनको हम कैसे देखते हैं। कि आपने बात की चीनी सैनिकों की, मैं 3 साल चीन में रह चुका हूं और सारे बॉर्डर्स पर कमांड कर चुका हूं। देखो वो एक वीडियो था, 2 राय है इस पर। सबसे पहले जो हमारा अनुभव है हाई एल्टीट्यूड में लड़ने का, वो चीन से बहुत ज्यादा है और हम तो प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि सियाचिन में हम 1984 से बैठे हुए हैं। तो इसलिए हमारा अनुभव बहुत ज्यादा है और चीनी अनुभव ज्यादा नहीं है। और दुश्मन को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं इनकी फौज को बहुत पास से देख चुका हूँ। अंडर एस्टिमेट मत करिए, पर हमारा जो वो अनुभव है, हमारी तैयारी वो बहुत कारगर है। तो आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि देखो आजकल का युद्ध जो है बहुत बदल गया है। ये युद्ध जो है पुराने युद्ध की तरह नहीं है कि आमने सामने लड़ा जाता है। आप देखो 9 महीने हमने आमना सामना किया चीन का, बहुत कम गोलियां फायर हुई। ज्यादा क्या हुआ है कि इस प्रकार हमने अपने आप को दिखाया, अपनी कैपेबिलिटी दिखाई है। तो हम 5th जनरेशन वॉरफेयर पर हैं। और 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है सीरियल लड़ाई भी है, उसमें साइबर वॉरफेयर भी है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी है, वेपन सिस्टम भी है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है। और आपकी बात जो बताइए कि कुछ जवान भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, वो ज्यादा सिंबॉलिक है, क्योंकि हमारे फौज के अंदर एक मैकेनिज्म है जिसमें हम पूरी जो जवानों की जरूरतें हैं, उसकी मुश्किलें हैं, वो रोज वो उसको एक सुझाव दिया जाता है। तो है मिल रहे हैं, अच्छी बात है, कोई ऐसी गुंजाइश नहीं। पर इसको ज्यादा हमें अहम नहीं देना चाहिए। तो ये भी सिंबॉलिक है और वो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं अपने जवानों को, वो भी ठीक है। अंत में ये बात बताना चाहता हूँ कि
ये कॉन्फ्रेंस में बहुत अहम होती है। हाँ। साथ में 2 बार होती है और सबसे उच्च स्तर की ये कॉन्फ्रेंस है जिसमें बहुत मुद्दों को देखा जाता है और छोटे मुद्दे जो हैं इस डिस्कस होते हैं। और जो अब तक हुआ है उसको लेकर तो सेना की पीठ थपथपाई ही जाएगी, लेकिन भविष्य को लेकर क्या कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, उसको लेकर अपनी तैयारी क्या होनी चाहिए, उस पर भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हुए नजर आएंगे। लेकिन मेजर शाह, अगर ये पहली बार है कि जेसीयू और जवानों को शामिल किया जा रहा है इस कॉन्फ्रेंस में, तो इसके मायने आपके लिहाज से क्या है? जी, जनरल द्विवेदी साहब ने बिल्कुल स्पष्ट किया था अभी कि वो हाई लेवल कॉन्फ्रेंस होती है इसमें, लेकिन सिंबॉलिक है बिल्कुल। और क्योंकि ये सिंबॉलिक है एक तरीके से, फौज में हमको सिखाया जाता है कि नो योर मेन बेटर देन देयर ओन मदर्स एंड केयर फॉर देम इवन मोर। यानी कि आपके जो जवान हैं उनको आप उनकी माताओं से बेहतर जाने और उनसे ज्यादा उनसे मोहब्बत करें, उनको चाहें, उनको समझें। तो उस तरीके का आपने अगर गौर किया होगा पिछले 2-1 साल में चंद एक वीडियो सामने आने लगे हैं, कुछ जवान वीडियो खींच देते हैं, उनको अगर ग्रज होती है किसी ऑफिसर से तो बोलते हैं कि हमारे साथ मिसट्रीटमेंट हो रहा है, तो और लोग और वो वीडियो वायरल हो जाता है। इस तरीके से प्रधानमंत्री को फर्स्ट हैंड अकाउंट मिल जाएगा कि भाई क्या हो रहा है जवानों के साथ एक्चुअली। जो जॉइंट जो जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं और जो नॉन कमीशन ऑफिसर हैं, जो जेसीओ हवलदार, तो उनको मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सेकेंडली, एक हमारे चटवुट क्रेडो होती है फौज में जो हम लेते हैं, वो जब हम कमीशन होते हैं, हमको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमको कमीशन अवार्ड करते हैं, तब वो होती है द सेफ्टी ऑनर वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। द ऑनर वेलफेयर एंड कंफर्ट ऑफ द मेन यू कमांड कम्स नेक्स्ट। योर ओन ईज कंफर्ट एंड सेफ्टी कम्स लास्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। यानी कि सबसे पहले हमारे ट्रूप्स, जिनको हम हमारा राष्ट्र पहले आएगा, फिर हमारे ट्रूप्स, और हम आखिरी में आएंगे। तो प्रधानमंत्री जिस तरीके से लीडरशिप कर रहे हैं, वो पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि वो जवानों को और जेसीओस को ले रहे हैं, तो उनके मनोबल पे बहुत फर्क पड़ता है। छोटा सा मैं आधे मिनट का आपको एक वाक्य बताता हूँ। मैं 2003 की कहानी है ये। हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे थे, इंडो पाक बॉर्डर पे। तो हम एक जवान हमारे नेबरिंग पोस्ट में, उसको गोली लग गई थी और दुश्मन की, तो उनकी कमांडिंग ऑफिसर जब आए तो वो घायल थे, चित हो गए थे बिल्कुल, लेकिन वो इस जोश से, जज्बा से कि कमांडिंग ऑफिसर वहां पे आ चुके हैं, खड़े हो गए, सैल्यूट मारा और बोलते हैं जय हिंद साहब। तो ये था मोराल। तो उस तरीके जब आप प्रधानमंत्री को आपने जब देखा, जब गलवान घाटी में गए थे 15 जून के हमले के बाद, वक्त पर सेना का मनोबल उन्होंने बढ़ाया भी है, हौसला बढ़ाया है, हिम्मत बढ़ाई है, जिसका नतीजा हमने पिछले दिनों देखा भी है। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ तरीके से जवाब दिया है, एलएसी पर भी चीन को पीछे खदेड़ा है और पाकिस्तान को भी माकूल जवाब दिया है। आप सभी खास मेहमान रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज खास दिन है। भविष्य की क्या कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आधुनिकीकरण कैसे और ज्यादा सेना को दिया जाना चाहिए, इन सब मुद्दों पर बात होगी। प्रधानमंत्री बोलेंगे, वो भी आपको सुनवाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। भारतीय सेना जो विपरीत परिस्थितियों में डटी रहती है, आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए जल थल नभ हर तरीके से दुश्मन को चैलेंज भी करती है, और अगर टेढ़ी नजर से देखा गया तो फिर हर तरीके से माकूल जवाब देने में सक्षम भी है। लेकिन आज अहम कॉन्फ्रेंस है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्र देंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, सेना का हौसला एक बार फिर से बढ़ाएंगे, जिसके लिए जाने भी जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने खास दिन, खास त्योहारों पर भी सेना के बीच जाकर उनके साथ इस पल को गुजारते हैं और हौसला हिम्मत बढ़ाते भी हैं। गलवान घाटी में जो हिंसा की घटना हुई थी उसके बाद भी प्रधानमंत्री पहुंचे थे और चीन को सीधा सीधा संदेश दिया था, जिसके बाद कैसे चीन को पीछे खदेड़ा है। डिसएंगेजमेंट का पहला चरण पूरा हुआ है, ये हम सब जानते हैं। आज का दिन खास है, खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं, मेजर जनरल जीजी द्विवेदी साहब हैं, कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान हैं, और साथ ही साथ मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, जो अभी तक जिस स्ट्रेटेजी पर हम चल रहे हैं वो ठीक लगती है आपको, या फिर इसमें किसी तरह के बदलाव की जरूरत है? ये ऐसा है, ये स्ट्रेटेजी जो चल रही है प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में बेस्ट है एट द मोमेंट। हालांकि अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं इसमें थोड़ी एडजस्टमेंट ये कहता हूं कि हमने को वो खाली ही नहीं करने चाहिए थे हाइट्स, थोड़ा चाइना को और प्रेशर में डालना चाहिए था। क्योंकि हम पोजीशन ऑफ एडवांटेज में थे। पर देखिए ऐसा है कि हम उस एरिया में नहीं है, हमारे पास पूरी फाइलें और पूरे रिकॉर्ड्स नहीं है,
तो हमें एग्जैक्टली सिचुएशन जो है कोर कमांडर्स एंड वो जानते हैं, तो उन्होंने जो डिसीजन लिया, लेट अस वेट, आई थिंक ठीक ही होगा। पर क्वेश्चन एक मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे को पूरा अब स्ट्रैटेजी में डिसीजन लेना होगा, अक्साई चिन कब खाली करोगे, वी हैव टू मेक श्योर दे से दैट, उनसे बुलवाना पड़ेगा। और नहीं तो और री इंडक्शन की अगर बात आती है, भगवान न करे, तो हमारा क्विक री इंडक्शन होना चाहिए। हमारे मिलिट्री कम्युनिकेशन प्रोसीजर्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, एयरलिफ्ट वगैरह बैक टू द हाइट्स एकदम हमें आना चाहिए, ये हमको देख लेना चाहिए। साथ ही मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये जो इस कॉन्फ्रेंस में जो पहला कदम जो हुआ है इंडक्शन ऑफ मेन में, आपको मैं बता दूं, हम सबने बात करी, जनरल द्विवेदी और हम सबने बात करी। क्वेश्चन ये है, ये पहले होता था, एक चीज होती थी विंटर टूर्स, जो फौजी अफसर अंडरटेक करते थे, उनको ऑर्डर मिलता था कि आप उन गांव में जाओ जहां सेटल हैं आपके जवान, या जवानों की प्रॉब्लम है, लैंड की प्रॉब्लम है। मैंने अपने फादर को जाते देखा है, 30 दिन का टूर होता था, वो गांव में रहते थे, उन लोगों के साथ में कलेक्टर से मिलते थे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कराते थे। ये सारा का सारा है। और दूसरी बात है, कमांड एंड कंट्रोल ज्यादा बेटर होता है। हैदर अली जो टीपू सुल्तान के फादर, ही न्यू द नेम ऑफ एवरी सोल्जर इन हिज आर्मी, पर्सनली जानते थे, क्योंकि पुराने भारतवर्ष में कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, सारे राजे जो होते थे वही जनरल होते थे, वही मिलिट्री रूल होता था। पूरे हिंदुस्तान में हिस्टोरिकली मिलिट्री रूल रहा है। और वो सारे के सारे अपने जिस तरीके से पर्सनल इक्वेशन से वो काम करते थे, वो बड़ा सराहनीय था। तो ये हमारे को याद रखना चाहिए, हमको डिवीजन नहीं माननी चाहिए। और प्रधानमंत्री यही बता रहे हैं कि अपने जवानों का ख्याल रखिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि रीएडजस्टमेंट, पैरेलल डिप्लॉयमेंट जो है, ये इसका मतलब ये है कि जवानों को जो जल्दी रिटायर हो जाते हैं, जैसे कि हमारे को अभी कमांडर साहब बता रहे थे, वो 50 की उम्र में ही निकल जाते हैं। मेजर शाह ने बोला उनको 1983 में प्लान बना था, एक एयर मार्शल MM सिन्हा थे, उन्होंने पूरा प्लान बना के बताया था, हाउ टू डिप्लॉय द आर्म फोर्सेस पैरेलली इनटू सिविल एंड अदर प्लेसेस विदाउट लूजिंग। ये जबरदस्त चीज थी, इसको नजरअंदाज किया गया था। अब प्रधानमंत्री जब मिल रहे हैं जवानों से और कमांडर से, तो इस बात के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। और लास्टली मैं ये बताना चाहता हूं, फौज में रोष है और दुख है, ये बता दूं, ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल में फौज को नीचे किया जा रहा है। क्यों नीचे किया जा रहा है, ये पूरा प्रधानमंत्री इसमें इन्वेस्टिगेट करवाएंगे। क्या ब्यूरोक्रेसी का रोल क्या है, एक जो कमांडर, एक जो पुलिस कप्तान SP जो होता था, एक कैप्टन के बराबर होता था, आज कर्नल के बराबर कैसे है, ये देखा जाएगा। सो और एक और चीज मैं बता दूं कि हमारे को ये फौज में जो हमारी जो पे एंड अलाउंसेस वगैरह, ये बातें छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और इसको हमारे को मद्देनजर रखना पड़ेगा। एंड जो जो हमारी जो प्लानिंग ऑफ इंडिजनाइजेशन प्लानिंग है, उसके ऊपर कैसे जोर दिया जाए, क्या कदम उठाए जाए। मतलब कुछ कमियां हैं जिन पर बात होनी चाहिए, लेकिन आज इस कॉन्फ्रेंस पर जब निगाहें टिकी हुई हैं, दीवान सर, भविष्य की योजनाओं को लेकर बात होनी है, आधुनिकीकरण पर जोर दिया जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ जोर दिया जा रहा है, शक्तिशाली मिसाइल, बलशाली तोप या फिर तमाम फाइटर जेट्स, राफेल, हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से ताकत बढ़ी है। एक तरफ तो हम आधुनिकीकरण पर जोर दे रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ लूप होल्स हैं जिनका जिक्र बख्शी सर भी कर रहे हैं, उन पर भी बात होगी क्या? बिल्कुल, देखिए कंप्लीट सिस्टम है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रही है। अभी आपको पता है आज की डेट में मतलब 17 इंडिपेंडेंट कमांड्स हैं, 7 आर्मी के, 7 एयरफोर्स के, 3 नेवी के। अब इनको रीऑर्गेनाइज करके थिएटर कमांड बन रहे हैं ताकि नाइस इंटीग्रेशन हो। पहला एमटी थिएटर कमांड, मैरीटाइम थिएटर कमांड बनेगा, तो ये बड़ा भारी चैलेंज है। ये क्यों, मोहम्मद शाह ये बताएंगे। फौजी लड़ता है नाम नमक निशान, अब रेजिमेंट वाली बात खत्म हो जाएगी, आपको मिशन की लॉयल्टी लानी है। बड़ा भारी चेंज, साइकोलॉजिकल चेंज है। मर मिटने को तैयार था वो, जय भवानी, मर मिटने को। अभी वो थिएटर कमांड हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप देखिए ना इतना हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो अभी डिफेंस, मैं ये कहता हूँ डिफेंस कॉस्ट सेंटर है,
भाई इसको आपने प्रॉफिट सेंटर बनाना है, हाँ, एक्सपोर्ट करना है, डेवलप करना है। दुनिया की 1/5 1/6 हर 5वां आदमी दुनिया का, हर 6वां आदमी दुनिया का भारतीय है। हम अपने आप को डिफेंड करने के लिए कॉम्पिटेंट हो, ऑटोमेटिकली हम आर्मामेंट्स में, टेक्नोलॉजी में टॉप आएंगे। तो टॉप आएंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे, लेटेस्ट वेपन मिलेगा। आपको मालूम है मैडम, ब्राह्मोस मिसाइल फिलीपींस को, वियतनाम को बेचने में तकलीफ हो रही है। क्यों? अमेरिका कहता है क्यों? अब रशिया से ज्वाइन किया है, कट सा नहीं दे सकते। ये सब बंदिश हट जाएगी, जिसको आर्म्स देंगे हमारी मजबूती आएगी। और इसी पे हमने इंडिजनाइजेशन का अगर कर दिया हमने, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, आपने आत्मनिर्भर डिफेंस कर दिया ना, सब चीज इकोनॉमी बढ़ जाएगी। क्यों? ड्यूटी। लास्ट पॉइंट देखिए, सबसे बड़ा सामरिक तरीके से आप देख लीजिए, अभी अगले 2 साल में 3, अभी तो देखिए इस ईयर जो है फर्स्ट सेंचुरी है चाइना की। क्यों? 2021 का 1 साल हो जाता है जब CCP चाइना कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी। तो अभी वो चुप है, हट गए हैं, लौटा नहीं चाहते। जून के बाद पता लगेगा, दोबारा आ जाएंगे मेरे समझ में, LSE में, और हमको थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिला है। पर सबसे बड़ी बात क्या है, अगले 2 साल में, 4 साल में बाइडेन के दौरान लिटमस टेस्ट क्या है? क्या चाइना ताइवान को हड़प लेता है और क्या यूएसए इसको बचा लेता है? अभी तो मैं घबराया हुआ हूँ। यूएसए ने तो अभी तक तो प्लान होना चाहिए था, जैसे USSR को तोड़ा, चीन को तोड़ने के लिए तिब्बत, उगर मुसलमान, अल्लाह बचा देना चाहिए था और दबाना चाहिए चीन को। लड़ाई से तो ठीक है आप करो, पर ये वॉर से अब USSR टूटा है, चीन नहीं टूटेगा, अमेरिका मार खाएगा। अगले 2-4 साल ही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और चीन की तो ये फितरत रहती भी है, लेकिन इस ब्रीदिंग स्पेस में क्या करना चाहिए द्विवेदी सर? अब जब पहले चरण का डिसएंगेजमेंट पूरा हो गया है, अभी भी कई पॉइंट्स हैं जहां गतिरोध बना हुआ है, जो कि दीवान सर ने कहा भी, अब जो ये ब्रीदिंग स्पेस मिला है, इसमें ऐसे क्या कदम उठाए जाएं जिससे चीन दोबारा चालबाजी ना कर पाए? देखो, इस समय हम बहुत चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं कि LAC भी एक्टिव है, लाइन ऑफ कंट्रोल भी एक्टिव है। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपनी नेशनल पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जो कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में बनानी पड़ेगी। और दूसरा, इस पॉलिसी के अंदर जो चीन का आक्रमण रवैया है उसको देखना होगा। चीन और पाकिस्तान के कैसे गठबंधन है उसको देखना पड़ेगा। और हमारी जो पॉलिसी है अभी बहुत इसमें शिफ्ट आने वाला है। एक तो है कि थिएटर कमांड बन रही है, नई पॉलिसी बन रही है, और इसमें स्ट्रेटेजिक विजन की जरूरत है। और 3 बातें इसमें हो रही है। सबसे पहले हमारा आर्म्स एंड इक्विपमेंट, उसमें बहुत चेंज आ रही है और काफी अपना इक्विपमेंट अपने अंदर ही उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। आत्मनिर्भरता पर बहुत जोर है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर। अभी आप पहाड़ी इलाकों में नहीं लड़ सकते हैं जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ठीक है। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जोर देना है। इसमें चीन ने बहुत बढ़त ले ली है। और तीसरी बात है कि विश्व के अंदर हमें पार्टनरशिप बनानी है, अलाइंस बनाने हैं। जैसे क्वाड के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है, किस प्रकार। और वो चीन जो कभी झुकता हुआ नजर नहीं आता था, पिछले वक्त में ऐसे देखा है, भारत के साथ बाकी देश भी आए, चीन की कमर टूटी, चीन की रीढ़ कमजोर हुई, इसीलिए चीन झुकता हुआ नजर भी आया। हालांकि वो कुछ वक्त के लिए हो सकता है, ये दीवान सर कह रहे हैं। लेकिन मेजर शाह, एक फौजी जब सेना में भर्ती होता है, बहुत इरादे बुलंद रहते हैं, मजबूत रहते हैं। अब आगे इन चैलेंजेस से निपटना है। प्रधानमंत्री वक्त वक्त पर यह हौसला बढ़ाते भी हैं, और यह हौसला सबसे ज्यादा उस वक्त बढ़ा जब सेना को फ्री हैंड दे दिया गया। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, एक तो सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है, इसके अलावा और भी है स्ट्रेटेजिकली। जैसे कि अभी कमांड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में थिएटर कमांड के बारे में डिस्कस हो गया, जैसे कि मैरीटाइम वॉरफेयर हो गया, एयर डिफेंस वॉरफेयर हो गया। ये 1 साल पहले जो कमांड चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज हैं, बिपिन रावत साहब ने इसके बारे में बात की थी, और अब वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। जैसे कि एक मलाबार एक्सरसाइज दिमाग में आती है, कॉड दिमाग में आता है। जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान की जो फौज है, जो फाइटर पायलट्स हैं, वो अपने आप को ट्रेन करेंगे एंडरसन एयरफोर्स बेस में अमेरिका में, चाइना के खिलाफ। तो चाइना ऑलरेडी प्रेशर में है। इसके अलावा जो दुनिया उनके खिलाफ जा रही है अभी, उसको देख के और प्रेशर में आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये सब मुद्दे डिस्कस होंगे कमांड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, जो कि राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने कर दिए हैं, और अभी प्रधानमंत्री आखिरी निर्णय कर रहे हैं। और इसमें जो लोग कहते हैं कि भाई जवान को क्यों शामिल कर रहे हैं, एनसी और जेसी को क्यों शामिल कर रहे हैं, ये कमांड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, मतलब ये मनोबल बढ़ाने के लिए ना, मोटिवेशन। ये मतलब जो कॉन्फ्रेंस होगी ओवर ओवर सीनियर ऑफिसर्स की, उसके अलावा बाहर से अलग से कोई हर्जा नहीं है इसमें, बल्कि बहुत ही अच्छा कदम है। और क्योंकि हम इंडियनाइजेशन कर रहे हैं, हम वॉरफेयर को टेक्नोलॉजी, अब देखिए आगे की जो युद्ध लड़ेंगे
वो बंदूक चला के नहीं लड़ेंगे, वो कीपैड दबा के चलेंगे, हाँ। वो टेक्नोलॉजी पे चलेंगे, है ना। तो उस तरीके से अगर हम देखा जाए, इंडियन आर्मी किसी चैंपियन से कम नहीं है। हाँ। बाद में ये किसी हमारे देख लीजिए, टेक्नोलॉजी देख लीजिए, फिर अफेयर जेट्स भी आ गए हैं, हर तरीके से। आपको एक हल्का सा मैं आधे मिनट का करता हूँ। और ये टैक्टिक्स काम की भी है। पिछले वक्त में हमने देखा है, खासतौर से कोरोना काल में, कोरोना को लेकर चीन घिरा, हिंदुस्तान के साथ बाकी बड़े देश आ गए, चीन घिरा, चीन से व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दिए गए, छोटे बड़े हर तरह के व्यापार, रीढ़ टूटी, चाइनीज ऐप बैन कर दिए गए। इसीलिए चीन झुका और इसीलिए चीन घुटनों पर आया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आज खास दिन सेना के लिहाज से भी है। सेना का हौसला बढ़ाते हुए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। ये 4 तस्वीरें मेरे इर्द गिर्द आप देख रहे हैं। आज के इस खास कार्यक्रम पर नजर हमारी बनी हुई है। इन 6 तस्वीरों के जरिए आप समझ जाइए, चीन को सीधा संदेश होगा, पाकिस्तान को बता दिया जाएगा कि हद में रहना है। लेकिन हाँ, सेना का हौसला बढ़ाना बेहद ज्यादा जरूरी रहता भी है, जो प्रधानमंत्री बखूबी करते हैं, जानते हैं कि कैसे सेना को उसके जज्बे को सलाम भी करना है और उसके हौसले को मजबूत भी करना है। जब प्रधानमंत्री बोलेंगे सुनवाएंगे आपको। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे।